A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? है ना। ऑप्शन ए है पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान और डी है आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ, है ना। बच्चों ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ये हिंदी से संबंधित प्रश्न है ही, भाषा से संबंधित, साथ ही साथ ये जीके से संबंधित भी है, स्टैटिक जीके से भी, है ना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश भारत का एक पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर जो है अलग राज्य बना, है ना। और ये कब हुआ? तो बच्चों ये हुआ है 1 अक्टूबर, है ना, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। ठीक में 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का अलग राज्य निर्माण हुआ। ठीक है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है जी? तो तेलुगु है, याद रखिएगा। क्या है? तेलुगु। ठीक है बच्चों, भारत में तेलुगु जो है दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर पर हिंदी है, भारत में बोली जाने वाली जो है सबसे पॉपुलर भाषा हिंदी है, और सेकंड है तेलुगु। ठीक है, क्योंकि तेलुगु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, है ना, उसके आसपास बहुत सारी राज्यों में बोली जाती है तेलुगु। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, हिंदी भाषा की लिपि है। लो, इस प्रश्न का कोई जवाब बताओगे? हिंदी भाषा की लिपि है ऑप्शन ए प्राकृत, देवनागरी, पाली, इनमें से कोई नहीं। बताओ, हिंदी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं की लिपि एक और मात्र एक ही है। क्या है जी? आप लोग जितने भी एग्ज़ाम क्लियर किए होंगे तो वहाँ पे लिखना रहता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे रहे हो और उस लैंग्वेज का लिपि क्या है। दोनों चीज़ लिखना रहता है ना। मैट्रिक में भी लिखना रहता है, 12th दोनों में लिखना रहता है। तो बच्चों हिंदी भाषा की लिपि क्या है? फटाफट आप लोग आंसर दो। वेरी राइट। हिंदी भाषा की लिपि क्या है जी? देवनागरी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है जी? देवनागरी है। संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है। ठीक है, पाली और प्राकृत ये दोनों भाषाएं तो कहाँ से निकली है जी? ये दोनों भाषाएं तो संस्कृत से ही निकली है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए कोंकणी, बी पुर्तगाली, सी मराठी, डी गुजराती। बताइए गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? बच्चों गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है ना। तो इसकी राजभाषा तो हम सब यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा जो है कोंकणी है। क्या है भाषा जी? कोंकणी है। और ये क्वेश्चन मैं दोबारा करा रही हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, अगर आप लोग को याद होगा तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ बच्चों। तो जब यहाँ की भाषा कोंकणी है तो राजभाषा क्या होगी? अब तो क्या होगी बताओ? बिल्कुल यहाँ की राजभाषा होगी कोंकणी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात आई है गोवा की, तो मैं गोवा में बता देती हूँ। गोवा की राजधानी कहाँ है जी? पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। ठीक है, पणजी। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम कौन है जी? सीएम है प्रमोद, PRAMOD। याद रखो,
प्रमोद सावंत। हाँ, राखी सावंत का नाम सुने हो ना, बस उसी तरह याद रख लो, प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत। और गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? कोंकणी है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, है ना। प्रश्न संख्या 4 है, कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए साधुकड़ी, ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी साधुकड़ी, डी कनौजी, सी कनौजी और डी व्रज। चलो बताओ, कबीर दास की भाषा क्या थी? आप लोग को मैं एक बार ये प्रश्न करवा चुकी हूँ कि कबीर दास की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी, है ना। पंचमेल खिचड़ी का मतलब है कि वो चारों तरफ की भाषाओं को मिला करके उन्होंने एक अपना ही अलग भाषा का निर्माण किया था, जिसे उनकी भाषा में क्या कहा जाता है? साधुकड़ी, है ना। इसीलिए यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, कबीर दास की भाषा क्या है जी? साधुकड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कबीर दास ने अपनी एक अलग ही भाषा बनाई थी, है ना। सभी भाषाओं को मिला करके, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू, फारसी, है ना, इन सारी भाषाओं को मिला करके जो है उन्होंने पंचमेल खिचड़ी, उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, वाणी का डिटेक्टर उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ना, इसी कारण कहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट 5 नंबर, 49 में कौन सा उपसर्ग है जी? तो सारे बच्चे बता देंगे फटाफट। 49 में कौन सा उपसर्ग है? ऊन धन चास, है ना, 49। ऊ है, उत है, ऊन है, या इनमें से कोई नहीं। चलो बता, 49 में कौन सा है बच्चों? बिल्कुल राइट, वेरी नाइस, इसमें है ऊन, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऊन, और इधर बन गया चास, है ना। चास अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है, और इसके पहले लग गया क्या जी? ऊन। ऊन का मतलब होता है न्यून, कम, है ना। यानी कि 50 में एक कम, क्या बन गया जी? 49, 39, समझ में? 59, 69, समझ में आया? ऊन का मतलब ही होता है न्यून। ठीक है, 6 नंबर, निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो सही बात है भाई, बताइए किस में नहीं लगा हुआ है जो? विनाश, अधिशासी, प्रशंसा, प्रत्याशा, 4 ऑप्शन है जी, किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो देखिए, अधिशासी में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? ये ध्यान दीजिए, अधिशासी में आदि उपसर्ग है। ठीक है, प्रशंसा में प्र है ना। विनाश में भी है। ठीक है, प्रत्याशा में, ओ सॉरी, प्रशंसा में नहीं है बच्चों, प्रशंसा में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, प्रशंसा, समझ में आया? प्रत्याशा में लगा हुआ है जी प्रति उपसर्ग, प्रति जोड़ आशा, क्या बन जाएगा बच्चों? प्रत्याशा। विनाश में तो बी है ही। ठीक है, अधिशासी में अधि है, लेकिन प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। अगर तुम सोचते हो कि हम प्र को अलग कर देंगे और संसा अलग कर देंगे, तो ये सही नहीं होगा। संसा का मतलब कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर। क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? क्रय का मतलब होता है खरीदना जी। ठीक है, आप बताइए क्रयमूल्य का उल्टा क्या होता है जी? ये आप लोग भी पढ़े होंगे, है ना। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है, अन, अ, प्र, वी, है ना।
क्रयमूल का उल्टा होता है विक्रय, क्रय का उल्टा होता है विक्रय। यानी कि क्रय में अगर हम बी उपसर्ग लगा देते हैं बच्चों, है ना, तो इसका उल्टा अर्थ निकल जाएगा विक्रय। विक्रय मतलब बेचना। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन है, उज, उ, उप, उत, है ना। तो किसी को अगर आता है संधि विच्छेद करने तो इसका संधि विच्छेद करके देखो एक बार। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है बच्चों उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल, है ना। अब बताइए उत जोड़ ज्वल यानी इसमें कौन सा उपसर्ग लग गया जी? इसमें कौन सा उपसर्ग लग गया? तो उपसर्ग लग गया इसमें उत, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, उत। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर होगा उत, है ना। उत उपसर्ग से बना उज्ज्वल। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछते एग्जाम में बच्चों, है ना, जिससे बच्चे अच्छे से आसानी से नहीं पकड़ पाए। समझ में आया? आप लोग सोच रहे हैं उज लगा हुआ है शुरू में, तो कहीं नहीं उज तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे और मूल शब्द को जितना प्रयास हो सके इसके मूल संरचना को देखना शुरू समझेंगे, है ना, जरूरी समझेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 9, परिमाप में उपसर्ग बताइए जी। परिमाप, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? किसी शब्द को आप लोग 2 से 3 बार उसको ढंग से पढ़ लेते हो। जैसे परिमाप को हम मुंह से ही तोड़ देंगे, आप लोग भी तोड़ो। परिमाप, परिमाप। अब बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परि, प, प्र या परा? परिमाप, शुरू में क्या आ रहा है? परि आ रहा है, तो परि उपसर्ग रहेगा। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है जी? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला प्रश्न 10, प्रख्यात में उपसर्ग को छाटिए। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? देखो इसको इस भी छट जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पर, प्र, प्री, परा, है ना। और इसका भी देखो ऐसा ही है। बताओ, प्रख्यात, प्रख्यात, है ना, प्रख्यात, ध्यान से देखो, प्रख्यात, प्रख्यात यानी कि प्र, है ना जी। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, प्र अलग है और ख्यात एक अपने आप में क्या है जी? शब्द है ना। और प्र क्या है? उपसर्ग है। तो मैं अभी भी बता चुकी हूँ कि प्र क्या है? उपसर्ग है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्र, ख, बी, है ना, प्रख्यात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11, बेइंसाफी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बेइंसाफी, है ना, बेइंसाफी, ध्यान से देखिए अपने आप बन जाएगा, बेइंसाफी। ठीक है, वे इंसाफी, देखो यहाँ पे बे, ठीक है, और इधर इंसाफी। इंसाफ तो हम सब जानते हैं कि अपने आप में शब्द है जी। इंसाफी एक अलग शब्द है, इसमें बे लगा हुआ है, पापा वाला बा। तो देखिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, बगैर बेइन, बेइंसा, वे, कोई नहीं। तो बे कोई ऑप्शन में है बच्चों? बे कोई ऑप्शन में है ही नहीं, डी में वे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसलिए क्योंकि बे जो है, ये जो शब्द है बे, ये जो शब्द है बे, है ना, ये कहीं पे लिखा ही नहीं है इस सब में से। ठीक है, चलो 12 नंबर, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित मतलब जिसके में कोई उपसर्ग नहीं हो। ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द है?
बताइए। 4 ऑप्शन है, कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता, निर्बल। ठीक है, हम लोग सबको तोड़ना शुरू करेंगे। कुलीन को तोड़ेंगे सबसे पहले। कुली, कुल, धन, इन। ठीक है, सुदर्शन का सु, उसके बाद और विनम्रता का वी, निर्बल का नि। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो है ऑप्शन ए कुल, कुल तो उपसर्ग नहीं है जी, कुल एक शब्द है, इन उपसर्ग, इन प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन ए का जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बच्चों वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि कुलीन जो है इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, यानी कि कुलीन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए